आपके डाइटिशियन बनने की क्या जर्नी रही? क्या पहले से कभी सोचा था कि हाँ बचपन से सोचा हो कि हाँ मैं डाइटिशियन बनूंगी, या फिर लाइफ में कोई ऐसा कुछ आपने देखा हो कि मुझे लगा कि नहीं मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ डाइटिशियन बन के? बेसिकली आई बिलोंग्स टू हरियाणा, और हरियाणा का जैसे आप जानते हो उसका तो टैग लाइन ही है देसी खाना देसी पीना। वहाँ पे पलते बढ़ते एक तो हमारा खाने पीने को लेके वैसे ही अलग रुझान रहता है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मुझे लगा कि आई शुड बी टेकिंग मेडिकल साइंस। इनिशियली मेरा ड्रीम था गायनेक सर्जन बनने का, बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज एंड सो मेनी अदर इश्यूज। धीरे धीरे करते करते जर्नी इस डायरेक्शन में आ गई। माई मदर हैड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंड शी वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव विद दैट, सो आई एनीवे थॉट ऑफ बीइंग अ गायनेक सर्जन। मैंने एम्स भी क्वालिफाई किया, नीट भी क्वालिफाई किया, बट रैंक उतनी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बीइंग इन जनरल कैटेगरी। तो आफ्टर दैट आई एंटर्ड इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड डन विद द बीएससी लाइफ साइंस। उसके बाद फिर धीरे धीरे पैशन अंदर से जा नहीं रहा था कि करना तो कुछ है मेडिकल साइंस में, लोगों की हेल्प भी करनी है। लोग कितना सफर करते हैं, लाइक आई हैव सीन माय मदर इन कैंसर, इतना ज्यादा एक इंसान सफर करता है विद हैविंग सच अ डिजीज। पर ये एक माइंड में चलता रहा कि आई शुड हेल्प पीपल जिनको नहीं आइडिया या जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ट्रीटमेंट, या लाइफ में जो फेज होता है ना एक, आपकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। सो उसी चीज को सोचते सोचते मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग इन दिस फील्ड बाय एनी विच वे। फिर फाइनली मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया इन न्यूट्रिशन, एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी इंटर्नशिप डॉक्टर RML हॉस्पिटल में की, विच इज द इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग विद एम्स डॉक्टर्स, एंड धीरे धीरे करते इसी तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ती रही। तो दिस इज हाउ आई बिकेम अ डाइटिशियन। मैम आप डाइटिशियन हो, हमारे इंडिया में बहुत सारे मिथ है, कैसे डील करते हो आप? जब आप लोगों से बात करते हो वो खुद भी बताते होंगे, तो कैसे डील करते हो फिर आप? मिथ्स तो बहुत ज्यादा है, खाने पीने को लेके स्पेशली बहुत ज्यादा है। जैसे सपोज एक डायबिटिक पर्सन ही आता है तो नॉन डायबिटिक भी आता है, तो उनके माइंड में सबसे पहले एक चीज होती है मीठा नहीं खाना है, मीठा खाने से ही शुगर हो जाएगी। हल्का फुल्का से भी अगर फैट को लेके बात करें तो घी को लेके लोगों को बड़े मिथ होते हैं, घी नहीं खाना है, बड़ी जल्दी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। तो एक्चुअली बॉडी में चेंजेस इस तरीके से नहीं आते हैं कि आप क्या खा रहे हो, ये आते हैं, बॉडी आपको जैसा खा रहे हो उस तरीके का रिस्पॉन्ड भी करती है, लेकिन उससे ज्यादा दूसरे फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपकी जेनेटिक्स, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे बड़े हुए हो, आपकी लाइफ में थ्रू आउट कैसे जर्नी रही है, कुछ डिजीज तो नहीं रही है, और उसके साथ में आपका खाना पीना। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आई थिंक बेसिक से क्लियर करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मिथ्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। पहले तो लोगों को समझाना ही बहुत जरूरी होता है कि डाइट क्यों जरूरी है और एक अच्छा लाइफस्टाइल क्यों जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है तो सिर्फ खाने से हम सही हो जाएंगे या हमें पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, खाना हम कैसे भी खाते रहे, लेकिन नहीं, दोनों चीजों का इक्वल रोल है। खाना भी सही से है, आपको लाइफस्टाइल भी सही से रखना है, एक चीज से कभी कुछ नहीं होना। मैम कभी कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिला हो जिसको आपको बहुत समझाने की कोशिश करी हो बट वो समझ ना रहा हो, लगा हो कि यार नहीं वो रिजिड है, तो कभी ऐसा कुछ दिखा किसी क्लाइंट में रिजिडनेस की, यार वो मान ही नहीं रहा? एवरी डे, हर एक क्लाइंट, हर एक पेशेंट, सबको ये लगता है, बट पेशेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये रह जाता है क्योंकि वो हमारे पास हॉस्पिटल में आता है, तो ऑब्वियसली उसको एक डर होता है अपने डिजीज से कि उसे पता है कि अगर वो ये ट्रीटमेंट नहीं लेगा ही विल नॉट बी हैविंग अ गुड लाइफ। लेकिन क्लाइंट, क्योंकि वो हमें प्राइवेटली पे करता है, तो क्लाइंट्स के माइंड में रहता है कि वो सर्विस ले रहे हैं इंस्टेड की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन लोगों के साथ डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट एनीवे हम बेसिक से उनको पूरी चीजें क्लियर करते हैं। उनको एक चीज, सपोज मैंने बोला आपको एप्पल खाना है, एप्पल खाने के लिए भी उनको पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझानी पड़ती है कि ये एप्पल क्यों खाना है, इससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, किस टाइम पे खाना है, इतना ही क्यों खाना है, और उसको खाने का तरीका क्या रखना है। तो वो सारी चीजें समझाते समझाते समटाइम्स इट्स लाइक वी एक्चुअली गो इनटू डिबेट्स आल्सो। मेरे अभी रिसेंट में एक क्लाइंट जो भी ऑनगोइंग है, रिसेंटली वेंट टू USA, 1 साल से वो मेरे क्लाइंट है, डायबिटिक है एंड ही इज एल्डरली। उनको तो इट्स लाइक एवरीडे फाइट, एवरीडे रिजिडिटी है लोगों के माइंड में ना, चीजों को लेके, डाइट को लेके समझाना बहुत पड़ता है। मैम हम इंडियंस है, हमें हमारे बैक ऑफ द माइंड में यही है कि भाई दाल रोटी सब्जी खाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमें कोई दिक्कत ना हो तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। डाइटिशियन तो मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। मैंने हॉस्पिटल्स में भी देखा है कि डाइटिशियन होते हैं, वो चार्ट बना कर देते हैं कि आपको ये खाना, बट वो फॉलो कोई नहीं करता। तो आपके पेशेंट ज्यादा एल्डरली हैं या फिर यंगर साइड में? मिक्स पॉपुलेशन। मेरे पास 15 साल का बच्चा भी है, 14 महीने की बच्ची भी है, 70 साल के एल्डर पीपल भी हैं, तो मिक्स पॉपुलेशन है। तो ये इश्यूज होने के बाद ही आए फिर, या इन्होंने बस यही सोचा कि यार मुझे ना अपने डाइट पे ध्यान देना है? से मैं जैसे गंगाराम में भी काम करती हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, वहां पे तो लोग बिकॉज ऑफ देयर डिजीज प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन जैसे आई एम डूइंग माई प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में लोग कुछ सेल्फ अवेयर होते हैं। अगर किसी को हल्की सी ब्लोटिंग भी होती है, सो दे आर वेरी वेरी अवेयर दैट दे केम डायरेक्टली टू अस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शुगर बहुत ही बिगड़ गई है, 2 महीने का कंट्रोल किया, नॉर्मल वैल्यूज आ गए, देन अगेन उन्होंने छोड़ दिया। चाहे उनको कितना ही काउंसिल कर लो कि आपको 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट या इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो
फॉलो करना है या 5 महीने तक आपको ऐसे रहना है, लेकिन नहीं। तो सबका ना अलग अलग माइंडसेट है। मेजर चीजें मेरे ख्याल से जो मैं देख रही हूँ लोगों में, वो उनके सराउंडिंग्स से ही डिसाइड होता है कि उन्होंने देखा होगा फैमिली में, लाइक इफ समवन हैज डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ, तो उन लोगों को बड़ा फियर होता है कि नहीं मुझे वैसे नहीं रहना है, मुझे बहुत अच्छे से रहना है, आई जस्ट डोंट वांट टू। जैसे भी न्यूली डायबिटिक लोग आते हैं, उनके बच्चे उनके साथ में आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो पहले ही पूछने लग जाते हैं कि मैम हमें अभी से कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि नहीं, या फिर हमें कितने चांसेस है इस तरीके से होने के, या हमें डाइट में ऐसी चीजें एक्सक्लूड कर देनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे ऊपर इस तरीके की रिस्क बंद हो जाए। इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ सिनेरियो। लोगों के माइंड में जो मिथ है कि मतलब सिर्फ शुगर खाने से ही शुगर होता है, इस पे आपका क्या कहना है? शुगर खाने से ही शुगर नहीं होता, शुगर खाने से भी शुगर हो सकता है। दिस शुड बी द एक्चुअल लाइन, क्योंकि शुगर खाने से अगर होता तो हम जो भी खाते हैं ना, सब चीजें शुगर में ही कन्वर्ट होती है। शुगर एक्चुअल में है क्या? इट्स ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी एनर्जी है। तो आप चाहे प्रोटीन खा रहे हैं, आप फैट खा रहे हैं, आप कार्ब्स खा रहे हैं, इवेंचुअली एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने के बहुत सारे रीजंस हैं। आपके जीन्स, सपोज रिसेंट जो जनरेशन है, जस्ट लाइक मदर फादर आर डायबिटिक, तो बच्चे को होने के हाई चांसेस हैं। और अगर आपकी अक्रॉस द लाइन 7 जनरेशंस में किसी को है, तो भी आप रिस्क फैक्टर में रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपका लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है शुगर होने के लिए? जब आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और एक्सरसाइज भी छोड़ो, आपका एक मिनिमल 5000 स्टेप्स भी एक दिन में नहीं होते हैं ना, एंड यू कीप ऑन ईटिंग अननेसेसरी एक्सेसिव कैलोरीज, एंड रात को लेट सोना, सुबह में लेट उठना, सर्केडियन से बिल्कुल रिलेशन खराब रखना। सर्केडियन होता है हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो सनराइज के साथ और सनसेट के साथ हमारा चल रहा होता है। तो जब वो पूरी साइकिल आप बिगाड़ देते हो ना, तो बॉडी एक्चुअली में ट्राई करती है, बॉडी इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रेटी दैट इट ट्राइज टू सपोर्ट यू सो मच इवन इन योर वर्स्ट। एक टाइम के बाद इवेंचुअली जब बॉडी पे एक्सेस लोड आ जाता है ना, तब बॉडी हार मान लेती है, एंड एट दैट टाइम मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे पीसीओएस हो, चाहे लाइक अलग अलग मैनिफेस्टेशन रहती हैं। शुगर से तो कभी डायबिटीज नहीं होती, बट हाँ, शुगर आप खराब लाइफस्टाइल के साथ खाए जा रहे हो और एक्सेसिवली खाए जा रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि ये हो सकता है। अभी मैम जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उन सबके लाइफस्टाइल कुछ ऐसे ही है। एवरी डे वी आर गेटिंग पेशेंट्स जिनको नया नया थायराइड डेवलप हुआ है, जिनको नया नया प्री डायबिटिक रेंज शुरू हुई है, या डिसलिपिडेमिया हो गया है, या उनको किडनीज में कुछ इश्यूज हो गए हैं। तो ऑब्वियसली उनका सबसे मेन रीजन ही ये होता है, आप अपने बॉडी के क्लॉक के हिसाब से नहीं काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो अपने पैसे की नीड के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। सो ऑब्वियसली बॉडी पे वो टोल तो जाएगा, वो सारा टोल आपकी बॉडी को ही पे करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, लास्ट मील तभी होनी चाहिए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जैसे मेरा खुद का अगर स्केड्यूल देखूँ तो 9 बजे तक मैं घर पहुंचती हूँ, 9:30-10 बजे तक मुझे खाना खाना होता है, उसके बाद क्लाइंट से डीलिंग करनी है, बहुत सारे रिप्लाईज, इट्स लाइक के 12 आराम से बच जाते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, जिसको हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव टू सर्वाइव ऑल्सो। बट जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, ट्राई टू फॉलो अ गुड लाइफ स्टाइल, जिसमें अगर नाइट शिफ्ट भी है तो नाइट शिफ्ट में भी आप फिर अपना डाइट उस तरीके से रखो। डोंट जस्ट सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बीच में उठते रहो, एक नैप ले लो। एटलीस्ट योर बॉडी विल बी सपोर्टिंग द गुड हार्मोन्स एंड गुड केमिकल्स जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। ज्यादा स्ट्रेस बॉडी को अगर देंगे हम, तो बॉडी कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस करेगी। तो एमएनसी वाले लोगों के लिए हम यही चीजें डिवाइस करते हैं। डाइट प्लान में भी कुछ चीजें होती हैं, साथ ही साथ उनके लाइफस्टाइल को भी हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैं अभी अपने थायराइड का जिक्र करा, अभी मैं देख रहा हूँ थायराइड हर किसी को है, मतलब पहले से फीमेल्स में भी होता था, अब मेल्स में भी थायराइड है। तो इसका क्या रीजन है मैम? क्या ये भी कोई डाइट रिलेटेड ही रीजन है या फिर इसके कुछ अलग ही रीजन? थायराइड बेसिकली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहली चीज, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। फीमेल्स को पहले सिर्फ होता था नहीं, बल्कि फीमेल्स ही ज्यादा दिखती थी थायराइड पेशेंट। मेल्स को भी होता था, बट दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियस, और वो टेस्ट नहीं करा रहे होते थे, या XYZ, क्योंकि सारी मेजर प्रॉब्लम्स फीमेल से एसोसिएट की जाती हैं। और वो इसलिए होती है क्योंकि फीमेल्स का जो बॉडी टाइप है, फीमेल्स के जो हार्मोन्स है, वो थोड़े से इन्फ्लामेटरी साइड पे ज्यादा होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन, मेन फीमेल हार्मोन, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेटरी टेंडेंसीज रखता है, क्योंकि एस्ट्रोजन के हमारे 3 टाइप होते हैं। तो अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप का एस्ट्रोजन डेवलप होता है, और वो हायर साइड पे होता है, लोअर साइड पे होता है। तो थायराइड दोनों में से किसी को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। थायराइड होने के रीजंस अगेन द सेम, आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि सबसे पहले ना आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मेटाबॉलिज्म इज नथिंग
बट आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, आपकी बॉडी में बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग प्रोसेसेस कैसे हो रही हैं। बिल्डिंग प्रोसेसेस हाई, तब आपकी बॉडी एक पॉजिटिव मेटाबॉलिक स्टेट में होती है। व्हेन ब्रेकिंग प्रोसेसेस आर है, तो आपकी बॉडी नेगेटिव मेटाबॉलिक स्टेट में होती है। हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, हम गलत तरीके से सोने की जो हमारी हैबिट्स होती है, स्लीप हाइजीन स्पेशली जब खराब होता है, तो थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारा सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हाउ मच यू आर रेस्टिंग, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल क्या है, आपकी स्लीप प्रैक्टिस कैसी है, आप प्रॉपर्ली एक अच्छी स्लीप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सिंपल। तो जब भी हमारा स्लीप पैटर्न खराब होता है, एटलीस्ट फॉर 6 months और 1 year और 2 year, तो थायराइड डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और मैं मान लो कोई थायराइड पेशेंट है, जैसे मेरी माँ खुद थायराइड पेशेंट है, मैं उनके थायराइड को बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ, जो भी एक रेंज है 5 पॉइंट समथिंग रेंज है जो भी एक फीमेल के लिए, उनका मेटाबॉलिक रेट स्टिल सेम होगा जो एक नॉर्मल इंसान का होगा, या फिर स्टिल उन्हें थायराइड है तो उन्हें ये दिक्कत होगी दवा मेडिसिन लेने के बाद भी? थायराइड 2 टाइप से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपो मीन्स कम, थायराइड मीन द कंडीशन ऑफ दैट हार्मोन, थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो हाइपोथायरॉयड होता है। ऐसे ही हाइपर इसके ऑपोजिट है, तो वो एक्सेस होता है। तो बेसिकली हाइपोथायरॉयड में क्या होता है, थायराइड हार्मोन का मेन काम है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। हाइपोथायरॉयड में मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, हाइपरथायरॉयड में मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाएगा, मतलब वो लोग बहुत पतले होंगे, बहुत स्वेट करते होंगे, बहुत ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट उनको लगेगी। ऑपोजिट टू हाइपरथायरॉयड, हाइपोथायरॉयड में लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, भूख थोड़ा कम लगने लग जाएगी एंड कोल्ड टॉलरेंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनको ठंड लगने लग जाएगी। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं। तो बेसिकली जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, थायराइड की जब मेडिसिन चल रही होती हैं, तो ट्रीटमेंट इवेंचुअली दे माइट स्टार्ट गेटिंग बेटर ऑन टू देयर सिम्टम्स, बट वेट लॉस वेट गेन डिपेंड करता है आप कैलोरीज कितना ले रहे हो। तो ये थायराइड की कंडीशन बेटर हो सकती है, हॉर्मोन्स लेवल में आ सकते हैं, लेकिन वेट लॉस और वेट गेन आपकी कैलोरीज पे ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करेंगे। नहीं, मेरा वही क्वेश्चन था, थायराइड है बट उसने ना अपना जो ऑप्टिमल है जो उसने हमेशा मेंटेन कर रखा है, तो वो उसका मेटाबॉलिक रेट भी तो एक हेल्दी इंडिविजुअल इतना ही हुआ ना, और रेंज में। हाँ, सी इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्मोन के साथ साथ में ना आपका एक्टिविटी लेवल कितना है। सपोज आपका मेटाबॉलिज्म तो नॉर्मल है बट आप एक्टिविटी ही नहीं करते हो, सो मेटाबॉलिक रेट सेम हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्टिव यू आर, नॉट ओनली ऑन द बायोलॉजिकल बायोकेमिकल पैरामीटर्स। मैम थायराइड के लिए मैंने अपनी मम्मी के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करी थी, मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा कि डॉक्टर्स ने क्या बोला है। उन्होंने बताया था कि दूध छोड़ देना है, दही छोड़ देना है, पनीर छोड़ देना है, और मेरी मम्मी को एडवाइस किया था कि आपका थायराइड हम रिवर्स कर देंगे बट आपको ना ये चीजें छोड़नी होंगी। तो क्या थायराइड इन्फ्लेमेशन रिलेटेड भी चीजें हैं कि भाई दूध खाने से या दही खाने से बढ़ जाती हो? इन्फ्लेमेशन से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन थायराइड में क्या होता है कि यहाँ पे ना आपके जो ग्लैंड होती है जो नेक में होती है यहाँ पे, तो इसमें आपका थायराइड ग्लैंड जिसमें आपका थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है, तो वो जो हार्मोन सिक्रीशन है उसकी प्रोसेस टोटल डिपेंड करती है आप किस तरीके का खाना खा रहे हो। तो जैसे दूध है या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े से हैवी होते हैं, साथ ही साथ उसमें स्लाइट गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑब्वियसली उसको कंप्लीट एक्सक्लूड नहीं करना है, क्योंकि गोइट्रोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको आपको एक्चुअली में सिर्फ आपके मेडिसिन से या अर्ली मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थायराइड जो हार्मोन होता है उसको हमारी बॉडी जब एब्जॉर्ब करती है वो मॉर्निंग आवर्स में बेस्ट करती है बिफोर द राइज ऑफ कोर्टिसोल। सो इनिशियली अगर 10 AM तक आप अवॉइड करते हो तो इट्स बेटर। साथ ही साथ जैसे आप कंज्यूम करते हो, तो अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपर्ली कुक कर लेते हो, हीट कर लेते हो, तो भी वो प्रॉपर्टीज डीएक्टिवेट हो जाती हैं। तो देयर इज नो एनी फूड रेस्ट्रिक्शंस इन हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉट एट ऑल एनी सिंगल रेस्ट्रिक्शन इज देयर। आप कितने भी रिसर्च पेपर्स उठा लो, प्रॉपर स्टडीज देख लो, किसी भी तरह के खाने को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता हाइपोथायरॉयडिज्म में। आपको सिर्फ उसका टाइम चेंज करना है, आपको सिर्फ उसको पकाना अच्छे से है, और आपको उसको एक गैप मेंटेन करना है विद द सप्लीमेंट यू आर टेकिंग। हमारे इंडियन डाइट में हम सबसे ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन तो पता नहीं हमने क्यों ही बिल्कुल ही डिसाइड कर दिया, मतलब प्रोटीन के साथ हमारी क्या दुश्मनी मुझे भी नहीं पता। मतलब जो एल्डर लोग हैं, मेरे एल्डर नहीं मतलब मैं यंगर्स में भी कहूंगा जिन्हें शायद पढ़ा नहीं या देखा नहीं कहीं पे, उन्होंने भी कह दिया नहीं यार प्रोटीन खाने से तो किडनी ही खत्म हो जाती है, या फिर प्रोटीन खाने से मल्टीपल हार्ट अटैक आने लग गए हैं प्रोटीन खाने से। लोगों ने ऐसे ऐसे मिथ बना रखे हैं, तो आपको क्या लगता है ये मिथ ऐसे क्यों है इंडिया में? एक्चुअली वी आर लिविंग इन एशियन रीजन ऑफ द ग्लोब, राइट। एशियन पार्ट जो है वहाँ पे हम लोग का बिल्ड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टॉल एंड वेरी बिग जायंट टाइप। तो ऑब्वियसली हमारी जो वेजिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज इन द प्लांट्स जो भी हम खाते हैं, आइडियली तो एवरीवन इज ईटिंग प्लांट बेस्ड फूड। चाहे आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन को देख लो, वो भी अपने दिन में प्लांट बेस्ड चीजें जरूर लेता होगा, राइट। तो उसके बिना तो हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो बेसिकली प्रोटीन से ऐसी कोई देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ
दुश्मनी, बट प्रोटीन वेरी हाई इन नाइट्रोजन, राइट। जो भी हम खाते हैं, हमारे मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, वो होते हैं फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन। तो फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन में अगर देखोगे तो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओनली नाइट्रोजन इज स्पेसिफिक जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट है, एंड दैट नाइट्रोजन इज द वन बेसिक जो कि आपके सेल्स को ग्रो करता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट। जो फर्स्ट लाइफ थी ऑन अर्थ, दैट वाज अमीबा, दैट वाज नथिंग बट अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन ओनली लाइफ सस्टेन करती है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोटीन बहुत एक्सेसिवली आप लोगे क्योंकि आपकी बॉडी को पूरा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, तो बहुत वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, बहुत उसमें से अच्छी चीजें भी प्रोड्यूस होती है जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में यूज कर लेती है। साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी को रिमूव भी करना होता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का किडनी, एवरी मिनट वेस्ट निकलता रहता है। फिल्ट्रेशन रेट होती है किडनी की 120 ml पर मिनट, तो इतना वो फिल्टर करती रहती है आपके ब्लड को, और सारा नाइट्रोजनस वेस्ट आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ज्यादा किडनी का लोड बढ़ेगा, और बाय द टाइम वी आर गेटिंग एज, तो हमारी किडनी की जो एक एक्टिविटी है फिल्ट्रेशन की, वो वैसे भी लूज होती जा रही होती है। दिस इज द फैक्ट कि प्रोटीन को हम थोड़ा सा कम लेने का ट्राई करते हैं, उतना भी कम नहीं लेते हैं जितना हम सोच रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप एक नॉर्मल डाइट में देखोगे 30-40 ग्राम प्रोटीन आराम से हो जाता है, बट नाउ इट डिपेंड्स कि वो प्रोटीन किस टाइप का है, क्योंकि हम जो भी चीजें खाते हैं उसमें से हमारी बॉडी कुछ चीजों को बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करती है, कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करने में मे बी 1 दिन लग जाता है, मे बी बहुत घंटे लग जाते हैं। सो दैट इज द अदर फैक्टर जो हमें डिसाइड कराता है कि हमें प्रोटीन कितना लेना है या किस सोर्स से लेना है। तो आइडियली देखा जाए, जैसे हमारा आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NIN, ICMR बनाते हैं, उन्होंने भी ओवर द 10 years प्रॉपर एक पॉपुलेशन को स्टडी किया हुआ होता है। तो जो हमारा रिसेंट आरडीए आया था, RDA 2020, उसकी इम्प्रोवाइजेशन भी हो चुकी है 2023 में, 2024 में, तो उस पे भी रिपोर्ट्स में यही देखा गया है कि पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा रिस्क थे हमारे किडनी डिजीज होने के, ज्यादा से ज्यादा रिस्क थे हमारा ओबेसिटी के, हार्ट डिजीजेस के। तो उन सबको देखते हुए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा कम किया गया, जिसमें ऑब्वियसली प्रोटीन को भी कम किया गया। लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस देखोगे तो आप कार्ब्स भी कम किए गए हैं, फैट भी कम किए गए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाए गए हैं। ऑब्वियसली बिकॉज हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो कार्ब्स थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, क्योंकि हमें सारा दिन एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हमारी बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल दिस प्रोसेसेस आर गोइंग। कार्ब्स ज्यादा प्रोपोर्शन में चाहिए, मे बी 50% तक अगर हम लेते हैं तो दैट्स ओके। 15% तक प्रोटीन अगर हम लेते हैं टोटल एनर्जी का, तो दैट्स ऑल्सो ओके। एंड 25% तक अगर हम हमारा 30% तक अगर हम हमारा ये लेते हैं फैट, तो दैट्स ऑल्सो ओके फॉर इट। तो बेसिकली देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ की प्रोटीन कम लेना है, ज्यादा लेना है, कार्ब्स बहुत कम लेने हैं, बहुत ज्यादा लेने हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देने हैं। दैट हैज वेरियस अदर रेंज ऑफ फैक्टर, वो सबके साथ इंडिविजुअल होती है। अगर एक नॉर्मल इंडियन थाली की बात करूँ, 2 से 3 रोटी हो गई, 1 कटोरी दाल, सब्जी, और अगर कुछ सैलेड हो गया, तो प्रोटीन तो है नहीं हमारा इसमें। 2 से 3 रोटी में जो कार्ब्स डेंस है वो तो डिपेंड करता है आप किस चीज की चपाती खा रहे हो। मैं बाजरे की भी कर लूँ या रागी की भी कर लूँ। 2 चपाती आइडियली आपको दे देती है समवेयर अराउंड 3 ग्राम प्रोटीन। करेक्ट। 1 कटोरी दाल आपको दे देगी 7 ग्राम प्रोटीन। 1 कटोरी दाल, अगर आप इंडियन कटोरी की बात कर रहे हो नॉर्मली, तो वो 30 ग्राम रो पल्सेस आपको देती है 7 ग्राम प्रोटीन। 6 टीस्पून अगर आप कच्ची दाल लेते हो तो वो आपको 7 ग्राम प्रोटीन देती है। तो जब आप उसको पका लेते हो तो वो एक बड़ी कटोरी भर जाएगी उसमें, तो ऑब्वियसली वो आपको 7 ग्राम प्रोटीन दे रही है। तो 3 ग्राम प्रोटीन आपको चपाती से मिल गया, 10 ग्राम प्रोटीन तो वही हो गया। साथ ही साथ अगर आप कोई सब्जी की एक अलग सर्विंग और लेते हो तो वहां से भी आप मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन मान लो। सपोज वो आपने सिर्फ आलू की ली हुई है, तो 11 ग्राम प्रोटीन आराम से आपको एक थाली से मिल रहा है। और अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हो, सेम थाली, 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया। उसके अलावा भी अगर आपने बीच में कभी कुछ स्नैक्स ले लिए, स्नैक्स में भी आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से खा रहे हो। सपोज आपने बॉयल चना ले लिया, आपने रोस्टेड चना ले लिया, आपने ढोकला खा लिया, तो ये सारी चीजें फिर ऐड ऑन करती हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, मिनिमम आपको 30, 35, 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, बट अगेन डिपेंड्स कि वो प्रोटीन एब्जॉर्ब कितना हो रहा है। सो दिस इज द मेजर फैक्टर विच वी शुड कंसिडर। तो मैम रोटी और दाल मिलाकर तो आएगा, लगता है कि हम फुल अमीनो एसिड पूरी प्रोफाइल कर लेते हैं। नहीं, अमीनो एसिड प्रोफाइल अलग चीज है, प्रोटीन अलग चीज है। जो हमारा प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड से ही बनता है। तो हमारे बेसिकली 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वही हमें डाइट से लेने होते हैं। बाकी जो बच गए 11 अमीनो एसिड्स वो आपकी बॉडी खुद बना रही है, जो कि आप जो भी मर्जी खा रहे हैं, सपोज आप ब्रीथ कर रहे हो, तो जो एयर यू आर ब्रीदिंग उससे भी नाइट्रोजन अंदर जा रहा है, तो वो नाइट्रोजन इज ऑल्सो इनफ टू एक्चुअली मेक दोज 11 अमीनो एसिड्स। इसीलिए आरडीए भी यही कहता है कि 10%, जो 10 to 15% प्रोटीन है, उसका 10% आपको गुड बायोलॉजिकल वैल्यू का लेता है, जिसमें आपके वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती। अब जैसे आप इंडियन थाली की बात करते हो, तो इट इज लैकिंग इन गुड बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन।
नॉट एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मैम अभी मैं उसमें चपाती की बात करी थी, मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आपको, उसमें लोगों ने बताया कि हमें गेहूं नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और जबकि हम वही चीज सबसे ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं इंडिया में। गेहूं कंज्यूम करते हैं, नमक हम कंज्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट इंडिया में यूज होने वाली चीज गेहूं। इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन मतलब हर एक सेल, अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो आप देखोगे कि उनको ब्लोटिंगनेस होगी, उनको सुबह सुबह फेस स्वेल हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, बार बार गैस पास होगी, लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा, रेजी लगेगा। अगर आप वो गेहूं छोड़कर देखो, 21 दिन छोड़ दो और फिर उसको देखो आप, यू ऑल्सो नॉट फील कि आप एक्टिव हो, आप चार्ज हो। इवन इफ यू डोंट ईट टिल 2 o'clock, आपको भूख नहीं लगेगी, यू वोंट फील कि यू बी स्टिल फुल ऑफ एनर्जी। दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो ईट रागी, अमरंथ, ज्वार बाजरा, बट ज्वार गर्मियों में, बाजरा सर्दियों में। इन्होंने अपनी खुद ही स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज ये बोले कि अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, जिनको नहीं है उनको तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। पहली चीज, ऑब्वियसली जिनको एलर्जी है उनको इन्फ्लेमेशन होगा तो उनको सिम्टम्स आएंगे, जैसे उन्होंने सब स्टेट की कि फेस स्वेल हो गया, एनर्जी कम लग रही है, हीट ज्यादा निकल रही है, तो ये सब चीजें रहेंगी। बाकी जिनको नहीं है एलर्जी, एटलीस्ट फॉर द पीपल जो नेचुरली जिनकी बॉडी बिल्ड ही गेहूं के लिए हुई है, आप देखोगे व्हाई वी आर सेइंग कि गो लोकल। लोकल का मतलब होता है आप जिस जगह पे पैदा हुए हो वहां के ही पैदा हुई चीजें आपको कंज्यूम करनी है। दैट्स अ नेचुरल सिलेक्शन। ऑब्वियसली आप वहीं का खाओगे। Why people migrating to other countries started having problems? क्योंकि वो जहां से पैदा हुए थे अब वो दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, दूसरी जगह की वेजिटेशन उनको सूट नहीं करेगी, दूसरी जगह क्लाइमेट उनको सूट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे इस तरीके की चीजें। इसके अलावा इन्होंने ऑल्टरनेटिव्स दिए कि आप खाओ रागी, ज्वार, बाजरा, तो इनके भी अपने अलग साइड इफेक्ट्स है। दे आर हाई इन फाइबर, दे आर हाई इन एंटी न्यूट्रिएंट्स। तो ऑब्वियसली आप जब वो कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपको उसके साथ भी प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे आप हाई फाइबर ले रहे हो तो आपको अच्छा पानी पीना पड़ेगा, आपको साथ में गैप्स देने पड़ेंगे मील्स की। आप बार बार नहीं खा सकते हो, आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हो, आपको उसको रोस्ट करना पड़ सकता है, आपको उसको सोक करना पड़ सकता है, फर्मेंट करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके से खाना है, और कितना खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स उसके साथ रहेंगे इंक्लूड। देयर इज नो एनी इशू इन कंज्यूमिंग, एटलीस्ट फॉर इंडियंस देयर इज नो एनी इशू। मैम अभी मार्केट में बहुत सारा मार्केट गिमिक बना रखा है लोगों ने, मल्टीग्रेन आटा, भले उसमें उन्होंने 1% ज्वार डाला हो, 1% बाजरा डाला हो, जिसमें 98% मैदा वीट है ना मैम, वो तो वीट को बहुत रिफाइन कर दिया गया है। ओके, उससे सारा प्रोटीन निकाल दिया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए, जस्ट स्टार्च। क्योंकि जो हम अभी का आटा कंज्यूम करते हैं, इसलिए मैदा इतनी लचीली और फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्योंकि स्टार्च की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत स्ट्रेची हो जाती है। वही फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाके वहां पे भी वो स्ट्रेची चीजें वहीं पे चिपकने लग जाती है, और उसके साथ साथ गट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो मैम अभी जो हम आटा खा रहे हैं वो तो वीट है ना, या फिर वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल टू मैदा ही है? आपने बोला मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन मतलब बहुत सारे, उन्होंने ये नहीं बोला ना कौन सा कितना, तो वो तो जस्टिस कर रहे हैं मल्टीग्रेन के साथ। अब ये दिमाग तो आपको लगाना है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। उन्होंने मल्टीग्रेन बोल के वेट डाल दिया, मैदा डाल दिया, और ज्वार, बाजरा, रागी, चौलाई सब डाल दिया, लेकिन कितना परसेंट है वो उन्होंने नहीं बताया, और बताया भी है, लेबल पे बताया भी है। वो आपको बनना है, वो आपको डिसाइड करना है। अदरवाइज वो तो वही चीजें डालेंगे जो उनको ज्यादा सस्ती पड़ रही है, जो उनको प्रॉफिट देगी। मार्केट इज ऑल अबाउट दैट, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो करोगे। मल्टीग्रेन ऑब्वियसली आपको चूज करना है आप कैसे ले रहे हो। जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को जब भी मल्टीग्रेन देती हूँ, मल्टी का मतलब होता है 2 से ज्यादा जब हम ग्रेन्स को मिक्स करते हैं मल्टी हो गए वो, तो मैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट और प्रोपोर्शन देती हूँ पर्टिकुलर ग्रेन्स का। जैसे डायबिटिक्स को मैं देती हूँ कि 60% व्हीट होगा और 20% एमरैंथ मिलवा दिया, बार्ले मिलवा दिया, या फिर 50-50 का रेशो करा दिया। तो दैट्स व्हाट आई स्पेसिफिकली राइट। लोग पूछते भी है कि मैं मल्टीग्रेन खा रहे हैं हम तो, लेकिन आई टेल देम स्पेसिफिकली कि ये मल्टीग्रेन आपकी बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है, ये स्टिल आपके शुगर हाई करेगा, स्टिल आपके गट इश्यूज को कंटिन्यू रखेगा। तो वो चीजें ध्यान हमें देनी है, मार्केट नहीं बताएगी हमें। तो फिर मल्टीग्रेन फिर आया कहाँ से? हमें मल्टीग्रेन ही खाना चाहिए, आप कह रहे शुगर बढ़ता है उससे? शुगर उनका बढ़ रहा होगा ना जिनको शुगर ऑलरेडी है। हाँ, तो मैम बना भी तो मल्टीग्रेन उन्हीं के लिए। मल्टीग्रेन वो मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। जैसे शुगर हुई तो लोगों ने देखा, डॉक्टर्स ने या जो भी हमारे पुराने टाइम में देखे वैद्य, उन सब ने यही बताया कि आप शुगर बढ़ाने वाली चीजों को कम इनटेक करो। जैसे एक बीमारी शुरू हुई, उसका इलाज भी शुरू हो रहा है, मार्केट भी उस तरीके से काम कर रही है, तो लोगों ने देखा गेहूं की खरीद कम हो जाएगी, या ऐसे लोगों के लिए ये चीज ज्यादा बेटर है, वो लोग दवाई की जगह हमारा आटा यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली उस तरीके से वो मल्टीग्रेन मार्केट में तो आया। उसके साथ साथ अलग अलग इश्यूज भी, जैसे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते गए, उनको लगा कि हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, हमें फाइबर ज्यादा चाहिए, हमें कैलोरीज कम करनी है, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं पीछे। जिसके साथ साथ में लोगों को लगता है कि चलो फोर्टिफाइड या मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, जो आयरन में ज्यादा होगा, जो कैल्शियम में ज्यादा होगा, प्रोटीन में ज्यादा होगा, जो कैलोरीज में कम होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मल्टीग्रेन आया तो इसी तरीके से मार्केट कस्टमर की डिमांड को देखते हुए आता है। तो हमें क्या खाना है वो हमें हमारी बॉडी की नीड्स देखनी होगी। आपको खुद समझ आता है आप खुद चूज करो, आपको खुद समझ नहीं आता है तो भी डाइटिशियंस आर सिटिंग देयर, आप उनसे बात करो,
उनसे पूछो। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ में आपको एडवाइस लेना पसंद है, आप उससे लो एटलीस्ट। बाकी मल्टीग्रेन खा रहे हो, टोटली नॉर्मल हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप व्हीट भी खा रहे हो, दैट्स ऑल्सो ओके। लेकिन मल्टीग्रेन में हायर परसेंट अगर रिफाइंड फ्लोर की है तो वो प्रॉब्लम देगा। ये तो वही बात होगी ना, जैसे हम मोमोज खा रहे हैं डेली, मोमोज में क्या है, मैदा है, इसीलिए उसको मना कर रहे हैं। तो मल्टीग्रेन इज नॉट बैड, नॉट गुड, डिपेंड्स आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं, एक एडवाइस लूं कि एक मल्टीग्रेन आटा कैसा होना चाहिए? बेसिकली उसमें कार्ब्स 60% तक होने चाहिए, आपको उसमें से 10-20% प्रोटीन मिलना चाहिए, 10-20% आपको फैट मिलना चाहिए, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। कार्ब्स जब मैंने 60% बोला, उसमें बाय डिफॉल्ट ऐड होता है आपका फाइबर उसमें होना चाहिए, लाइक 50% नॉर्मल कार्ब्स हो गए, 10% फाइबर हो गया, तो दैट शुड बी अ गुड मल्टीग्रेन। अगर आपने वो बहुत ब्रोकन व्हीट लिया या बिल्कुल रिफाइंड वाला लिया है तो उसमें फाइबर नहीं होगा, तो दैट्स नॉट गुड एट ऑल। मैम अभी आप बताए थे कि मैदा हमारे हाथों में जाकर चिपकता है। अगर मैम हम आटा इसलिए खाते हैं, उसमें फाइबर मिलता है, राइट? मान लो कि मैंने एक रोटी खाई, मैदे की रोटी, मैंने उसके साथ खीरा भी ले लिया, कुकुम्बर भी ले लिया, पपाया भी ले लिया, मैंने फाइबर भी ऐड कर दिया अब उस मैदे के साथ, अब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया ना मेरे पेट के लिए, अब तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी ना। और जो भी फाइबर आप सैलेड से ले रहे हो वो डिपेंड करता है आप कैसे खा रहे हो। आपकी बॉडी में ना एंजाइम्स होते हैं हर चीज के लिए। आप वेजिटेबल खा रहे हो तो वो वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने के लिए होंगे, आप प्लांट बेस्ड सीरियल्स खा रहे हो तो उसके लिए होंगे। तो मैदा ऑलरेडी अपने तरीके से डाइजेस्ट होगी और उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको तो लूज नहीं करेगी। वो जो स्ट्रेची फ्लेक्सिबिलिटी जो उसमें एक स्ट्रेच आता है वो उसे तो लूज नहीं करेगी। फाइबर जो आपने वेजिटेबल्स वाला खाया है वो क्या करेगा कि उसके सिर्फ मूवमेंट को स्लो कर देगा, जो वो नीचे जा रही है स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक, वो स्लो हो जाएगी। लेकिन जो ग्लूटेन उस मैदा में था, जो स्टार्च उस मैदा में था, वो तो वैसा ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो उसकी प्रॉपर्टी तो लूज नहीं हुई ना फाइबर की वजह से। मैम तो हमारे पेट में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन गया ना। उसको आप ये कर सकते हो, जैसे आप सैलेड खा रहे हो तो पहले आप सैलेड खा लो ताकि वो धीरे धीरे जाए और जिस जगह पे वो मैदा है वहीं पे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेक हो जाए और वो फाइनली आपको बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगी। तो इंटेस्टाइन पे एकदम लोड नहीं जाएगा। जो एक्सेसिव लोड जाता है ना एकदम से, दैट इज अनकंट्रोलेबल। वो एक बहुत बड़ी और मतलब नॉट वेरी इजी लेयर फॉर्म कर देती है वहां पे। तो दिस वे यू कैन हैव, अदरवाइज आप पहले ग्लूटेन खा चुके, मैदा खा चुके हो सॉरी, और देन आप फाइबर के लिए क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटो जो भी खा रहे हो, तो उस केस में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फाइबर बाद में खाया है। फाइबर बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा। मैंने रोटी खाई मैम, तुरंत फाइबर भी खा लिया। पहले आपने जो भी आप पहले खा रहे हो ना वो पहले जाएगा, हाँ ऑब्वियस बात ठीक है। तो उसके बाद फाइबर खा रहे हो तो फाइबर अब धीरे धीरे जाएगा। मैदा पहले जा चुकी है, मैदा का अपना प्रोसेस है, वो उस तरीके से जा चुकी होगी आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, आपके रेक्टम में, अलग से वो उसका अपना प्रोसेस है। उसको टाइम कम लगता है, इसीलिए मैदा खाते ही हमें आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस भूख लग जाती है, तो वो उस तरीके से चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप फाइबर खा रहे हो तो वो फाइबर आपका धीरे धीरे जा रहा होगा। तो या तो आप सैलेड पहले खा लो, या आप सैलेड एक साथ में फिनिश ना करके तो धीरे धीरे करके आप च्यू करो प्रॉपर्ली मैदा को, देन साथ साथ में एक एक बाइट आप फाइबर के भी लेते रहो, सो इट विल बी लेस हार्मफुल देन जो आप नॉर्मल मैदा खा रहे हो उससे।